पार्टी के दोनों ही परिवार है। सामाजिक रूप से कहें तो भी हमारे परिवार के लोग हैं और पार्टी के रूप में कहें तो भी हमारे परिवार के सभी लोग। अभी यहाँ हम गाड़ी से उतरते ही चाचा जी ने किस तरह से हमारा परिचय आपके गांव से और इस यहाँ बैठे हुए लोगों से करा दिया, उसका मैं एक छोटा उदाहरण दे रहा हूँ। उतरते उतरते ही, ये बात हमको नहीं मालूम थी, उतरते उतरते ही इन्होंने हमारे कान में कहा कि भाई साहब आपके जो समधी हैं राजेश राय, उनके यहाँ उनके घर में हमारी भी रिश्तेदारी है। अब सोचिए फिर बचता क्या है? मेरी बेटी की शादी गाजीपुर के नक्सर गांव में हुई है और वहाँ आपकी भी बेटी है, तो सोचिए अब फिर बचता कुछ नहीं है। तो इसलिए मैं तो अपने आप को आपके परिवार का भाग ही मानता हूँ, मऊ का रहने वाला हूँ और इसलिए भी पूर्वांचल की माटी एक ही है, पूर्वांचल की धरती भी एक है। तो हम आपको समझते हैं, आप हमको समझते हैं, इसलिए बहुत कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। और यहाँ मैं देख रहा हूँ कि यहाँ सभी भाजपा में हैं, तो उसलिए भी मैं आपको, डॉक्टर साहब को, उनके पिताजी को, सबको बधाई देना चाहूँगा कि आपने जो खेती की है, जो फसल उगाई है, वो सामने दिख रही है। और भाजपा का जो प्यार है, मैं पिछले गाँव में भी जो गया था वहाँ भी मैंने देखा कि कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं थी। हमने खाली पूछा कि क्या लग रहा है आप लोगों को, सबने कहा अरे भाई साहब एकदम निश्चिंत रहिए। तो ऐसे ही आपको पहले मैं अग्रिम बधाई दे देता हूँ। चुनाव का परिणाम तो घोषित हो चुका है एक तरह से, इसलिए कहीं कोई शंका की आवश्यकता, कोई गुंजाइश भी नहीं है। खाली मात्र जो अपने को जो सावधान रहना है, जनता को भी, विशेष रूप से भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं, वो इसलिए कई बार हम अति विश्वास में, आत्मविश्वास में कई बार हम चूक जाते हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं पिछले जो चरण में चुनाव हुए हैं, उनमें पता नहीं क्यों 2-3% से लेकर 5% तक वोटिंग कम होती दिख रही है, जो अच्छा लक्षण नहीं है। उसके लिए हम सबको कमर कस के, तो अभी से जो 5 दिन हमारे पास, 7 दिन 6 दिन बचे हैं, उनमें पहली बात तो ये कि डॉक्टर अवधेश सिंह, बीजेपी और कमल, ये सबके घर में, सबकी ज़बान पे, सबके कान में, आपने पीछे जितनी भी मेहनत किया हो उसको एक भूल करके आप यूँ मान लीजिए कि आज से एक नया एक अभियान, नया एक युद्ध आप शुरू कर रहे हो। हर घर में, हर व्यक्ति, हर वोटर के पास जा कर के कमल 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 कमल, अवधेश सिंह अवधेश सिंह अवधेश सिंह, मोदी जी मोदी जी मोदी जी, भाजपा भाजपा भाजपा। ये आप पहले कितनी बार भी गए हो, एक बार फिर जाइए। आने वाले 5 दिनों में हर बूथ पे कोई न कोई कार्यक्रम चलते रहना चाहिए। लोगों को सक्रियता, मतलब ये लगना चाहिए कि 6 दिन, आने वाले 5-6 दिन जो है कोई सोए ही नहीं, कोई बैठे ही नहीं, कोई विश्राम ही नहीं कर रहा है। और तब जा कर के हमको 80% से ऊपर अगर हम वोटिंग करा लेते हैं तो उसमें हमारी विजय है। डॉक्टर साहब तो, अवधेश सिंह जी तो विधायक तो थे ही, विधायक तो हैं ही, उनको जिता देना कोई बहुत बहादुरी नहीं है। जिताइए तो रिकॉर्ड मतों से जिताइए मित्रों। इस बात को आप ध्यान में रखना। दूसरी बात ये भी है कि हमारे पास कोई विकल्प नहीं है मित्रों, हमारे पास एक व्यक्ति के रूप में भी विकल्प नहीं है। देखिए इनकी विनम्रता देखिए, स्वयं डॉक्टर हैं, इतना अच्छा अंत में जब बोलने लगे तो कितना अच्छा बोले हैं, लेकिन विनम्रता कितनी है कि नहीं भाई साहब हमको बोलने नहीं आता, हम तो सबको हम नमस्ते कर लेते हैं, हमारे बड़ों को हम नमस्ते कर, लेकिन बोलते बोलते कितना बढ़िया बोले। तो ये विनम्रता का प्रतीक है, विनम्रता का द्योतक है। भाजपा का विधायक, स्वयं डॉक्टर, और उसके बाद कह रहे हैं कि नहीं साहब भाई साहब हम तो खाली नमस्ते कर रहे हैं। तो ये संस्कार जो हैं बहुत कम लोगों में मित्रों मिलते हैं। ऐसे संस्कार वाला विधायक अगर आपके पास है तो पकड़ के रखना चाहिए उसको, दोनों हाथ से उसको पकड़ के रखना चाहिए कि कोई दूसरा ना आ जाए। तो एक तो बात ये। दूसरी बात ये कि हमने आज़ादी का 75वां साल हो रहा है, हम आज़ादी मिले हुए 75 साल होने का जश्न मना रहे हैं देश में, अमृत महोत्सव मना रहे हैं देश में। उसमें से मान लीजिए कि 5 साल हमारा रहा है, 5 साल भारतीय जनता पार्टी का रहा है, लेकिन 70 साल आप देखिए, हमारा भी गांव लगभग आपके गांव जैसा ही एक छोटा सा गांव है मऊ ज़िले में।
आप में से बहुत से लोगों को अनुभव होगा कि 70 साल में 45 साल कांग्रेस ने शासन किया और बाकी का 25 साल मोटा मोटा दो यहाँ की स्थानीय पार्टियों ने शासन किया, सपा और बसपा ने। इस 70 साल में क्या ऐसा नहीं हो सकता था कि हमारे हर व्यक्ति को मकान मिल जाए, हर घर में बिजली पहुंच जाए, हर मोहल्ले में बिजली पहुंच जाए, हर मोहल्ले में सड़क हो जाए? क्या 70 साल का समय इतना कम होता है कि ये सब नहीं हो सकता था? या ये करना कोई इतना कठिन काम था कि कोई आसमान से तारा उतार लाने जैसा काम था कि नहीं हो सकता था? क्यों नहीं हुआ भाई? आप में से ज़्यादातर लोगों को ध्यान में होगा कि अभी जो पिछला 5 साल बीता है उसके पहले कि जो हमारा आपका जीवन था, हमारे आपके गांव में जो जीवन था, उसमें उसका 50 साल में कोई फ़र्क हमको दिखाई नहीं देता था। थोड़ा बहुत कहीं कहीं खड़ंजा लग गया होगा, कहीं हल्की फुल्की एक आध बल्ब जल गया होगा, लेकिन पूरी दुनिया, भाइयों बहनों, पूरी दुनिया जो है हमसे बहुत आगे निकल चुकी है। और हमारे यहाँ वही खिचड़ी पकती रही, एक आसमान से गिरे तो खजूर पे लटके। कांग्रेस से मुक्ति मिली तो यहाँ के दो लुटेरे, दो पार्टियाँ, स्थानीय पार्टियाँ, उनके जिम्मे हमारा भाग्य चला गया। और उन लोगों ने अपने निजी स्वार्थ के लिए पूरी शासन प्रणाली को ऐसा ध्वस्त कर दिया कि भर्ती सब नौकरी में भर्ती होगी तो उनके कुनबे से भर्ती होगी, डीएम एसपी का ट्रांसफ़र होगा तो पैसा लेके ट्रांसफ़र होगा जिससे कि उनकी पॉकेट भरे। किसी चीज़ में या तो वो बिना पैसा लिए काम नहीं करते थे या किसी भी चीज़ में बिना जात या पात के का हित देखे हुए अपना कोई काम नहीं करते थे। पहले आदमी की जात पूछते थे, कौने जाति का हुआ भैया, कहाँ से आया, अला है, कौने जाति का हुआ। तब वो अपनी कलम उठाते थे, तब वो कलम निकालते थे अपनी साइन करने के लिए, कलम हाथ बढ़ाते थे फाइल निपटाने के लिए। वैसे ही एक दूसरी पार्टी थी, उसको पैसे की नशा थी, पैसे का नशा दोनों को था, लेकिन एक को ज़्यादा, एक को जाति का नशा। पैसे का नशा इतना था कि हम लोग उन दिनों गुजरात में हम भी अधिकारी थे, आईएएस अधिकारी, तो हम भी डीएम एसपी को हम देखे हैं, डीएम हम खुद भी रहे हैं। तो उन दिनों हम हंसते थे कि डीएम की पोस्टिंग में, एसपी की पोस्टिंग में अगर लाख रुपया, कई लाख रुपया घूस मांगा जाएगा तो फिर वो डीएम जाके नौकरी क्या करेगा भाई? तो पहले ही दिन से पहले अपना वसूली शुरू करेगा ना, आपकी सेवा क्या करेगा वो? तो ये चीज़ सुनकर के हम लोग गुजरात में मोदी साहब के शासन में, हम उनके ऑफिस में काम करते थे, हम लोग हंसते थे। बताइए, ऐसा मुख्यमंत्री की बिना पैसा लिए जो है वो किसी की पोस्टिंगें नहीं करता है? तो हमने ऐसी दुर्व्यवस्था, ऐसा कुशासन इस प्रदेश में भाइयों देखा है। और हमने बड़ी मेहनत करके, पिछले 5 साल में बड़ी मेहनत करके इस कूड़े कचरे को हमने साफ़ किया है, बड़ी मेहनत करके उस गंदगी को, उस खाई को हमने पाटा है। और वो खाई अभी पटी नहीं है, इतनी गहरी खाई थी। आप देखिए, आप ही अपने गांव में निकलोगे तो देखोगे कि आज भी माननीय अवधेश सिंह जी के प्रयास के बावजूद, माननीय मोदी जी यहाँ के आपके सांसद हैं, और उनके प्रयासों के बावजूद अभी भी बहुत से लोग होंगे जिन्हों सैकड़ों हजारों मकान दिए गए हैं, कई हज़ार मकान इसी ज़िले में, इसी ब्लॉक में और इसी तहसीलों में मिले हैं। लेकिन अभी भी बहुत से लोग मिलेंगे आपको कि जिनके पास मकान नहीं होगा, शौचालय नहीं होगा, गैस का चूल्हा शायद नहीं होगा। अब हम उनको पहुंचा रहे हैं, एक एक करके हम पहुंचा रहे हैं, जात पूछे बिना, पात पूछे बिना, धर्म पूछे बिना हम ये सब काम कर रहे हैं। लेकिन वो गड्ढा इतना गहरा था, इतना भारी था कि उसे पाटने में, उसे भरने में हमें समय लग रहा है। और स्वाभाविक रूप से हमें अगली सरकार भी हमारी भारतीय जनता पार्टी की जब बनेगी, तब जा कर के वो विकास की जो इमारत है, विकास की जो बिल्डिंग है, तब ऊपर दिखना शुरू होगी। अभी तो हम नींव भर रहे थे, अभी तो हम गड्ढा भर रहे थे। तो इसलिए मित्रों, हम पूर्वांचल वासियों के, बनारस वासियों के, हम लोगों के हित में है, व्यक्ति के रूप में देखिए चाहे पार्टी के रूप में देखिए, दोनों के दृष्टि से ये हमारे हित में है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, माननीय अवधेश सिंह जी जीते, कमल जीते, भाजपा जीते। ये हम सबके हित में। तीसरी बात और अंतिम बात, बहुत लंबी बात मैं नहीं करूँगा, तीसरी बात ये कि आप सब तो और भी भाग्यशाली हो कि यहाँ आपको माननीय मोदी जी का, स्वयं जो देश का प्रधानमंत्री है और इतना
विख्यात प्रख्यात प्रधानमंत्री है, इतना यशस्वी प्रधानमंत्री है, उसके क्षेत्र के आप रहने वाले हो। मतलब ये कितनी बड़ी बात, कितना सौभाग्य की हम बात करें कि उसका ज़िला है, उसके क्षेत्र में हम आते हैं। तो उस दृष्टि से भी हमारे पास उन्होंने कितना काम किया है। आप तो बनारस की दशा देख रहे थे। पूरा अभी आके गए, 23 दिसंबर को आए थे, फिर कल आके गए, फिर कल आके गए। विधानसभा में मैं जब वो प्रधानमंत्री, मैं आपको कुछ किस्सा बता दूं। 2014 में जब वो प्रधानमंत्री बने तो मैं उनके साथ ही काम करता था। मैं गुजरात में उनके साथ काम करता था, फिर हमको दिल्ली ले आए, दिल्ली में उनके साथ काम करता था। तो उन्होंने हमको एक जिम्मा सौंपा कि शर्मा जी आप उधर के हैं तो जरा बनारस आप देखते रहिए। मैं उनके कार्यालय में अधिकारी था, तो मैं आना जाना मैंने 14 में शुरू कर दिया था। उन दिनों से ही, पहले सप्ताह या यूँ कह लीजिए पहले महीने से ही मैं बनारस के विकास कामों से जुड़ गया और आया। तो मैं एक एक करके मैं अपना दिमाग इतना मेरा चलता था, तो जा कर के उनको बताता था कि साहब ये करने जैसा है, ये करने जैसा है, ये करने जैसा है। हम आपको 2-3 उदाहरण खाली देंगे। आप कभी उस समय गए हो तो बनारस के घाटों की कितनी दुर्दशा थी। हमारे यहाँ देश से विदेश से पर्यटक आते हैं, हम लोग जाते हैं, अच्छे बुरे प्रसंगों में हम माँ गंगा के किनारे जाते हैं, लेकिन इतना गंदगी, इतना कूड़ा, इतना कचरा था कि किसी को पड़ी नहीं थी गंगा की सफाई की। ये मात्र और गंगा तो कितनी पुरानी, काशी कितना पुराना, काशी के घाट कितने पुराने, लेकिन 50 सालों में 70 सालों में किसी ने वहाँ एक झाड़ू लगवाने की या एक वहाँ का टूटा हुआ पत्थर बदलने की किसी ने चिंता नहीं किया था। वो चिंता किसने किया? तो माननीय मोदी जी जब यहाँ के सांसद बने हैं तब जा करके घाटों की मरम्मत होना शुरू हुई है। दूसरी बात कि आपने ये रिंग रोड देखा होगा, आपका ये जो हाईवे जाता है ये देखा होगा। रिंग रोड का प्रोजेक्ट मैंने खुद वो फाइल देखी है, खुद उन अधिकारियों से। मैं जब आया मैंने 2014 में तो लोगों ने कहा कि भाई साहब यहाँ रिंग रोड बन जाता तो बड़ा अच्छा था। फिर मैं उसकी गहराई में गया तो पता चला कि रिंग रोड तो 20 साल से प्रस्तावित है भाई, 25 साल पहले से ये बात चल रही है रिंग रोड बनाने की। फिर मैं गहराई में गया कि क्यों नहीं बना, तो किसी को पड़ी नहीं थी। बनारस में चारों तरफ रिंग रोड बनने से गाजीपुर का ट्रक हो, चाहे इलाहाबाद से आने वाला ट्रक हो, चाहे जौनपुर से आने वाला ट्रक हो, उसको शहर में जाने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ जाना हो घूम करके वो बाहर जा सकता है। ये सबसे बड़ा फ़ायदा। नहीं तो बनारस में पैदल चलना मुश्किल था। गाड़ी और साइकिल और रिक्शा और कार लेकर जाना तो कितना मुश्किल था, ये आपको मालूम ही है। और वो प्रोजेक्ट हम लोगों ने जब हाथ में लिया तो उस समय भी 2014 से 17 तक सपा सरकार थी। उन्होंने भी रोड़ा अटकाया कि नहीं ये तो देखा जाएगा, किया जाएगा, ऐसे करके कि माननीय मोदी जी को इसका यश न मिले। फिर हमने डंडाबाजी की तो हल्का फुल्का काम, पैसा पड़ा हुआ था, किसानों को देते नहीं थे, किसान को मिलता नहीं था पैसा तो किसान ज़मीन नहीं देता था। स्वाभाविक सी बात है। हम लोगों ने बड़ी मेहनत की, फिर भी सपा सरकार में उसकी प्रगति नहीं हुई। उसकी प्रगति कब हुई? जब माननीय अवधेश सिंह जी विधायक बने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी उत्तर प्रदेश में, तब जा करके इन कामों की प्रगति दिखना शुरू हुई। ऐसे ही आपका ये रोड था जो बनारस से एयरपोर्ट होते हुए सुल्तानपुर होके जौनपुर होके लखनऊ जाता है, उसकी भी हालत वही थी। सब कुछ कागज़ पे तैयार था, पैसा था, बजट था, सब कुछ था, लेकिन सरकार को काम करने की चिंता नहीं थी, पड़ी नहीं थी। तो इसलिए यहाँ आपके लिए तो इतना बढ़िया संजोग है कि ऊपर माननीय मोदी जी जितना पैसा चाहिए, जितना काम चाहिए, उतना काम वो कराने के लिए भारत सरकार की सारी आज आप जाके मड़ुआडीह स्टेशन की काया पलट देख लीजिए। अब उसका नाम शायद वाराणसी स्थित बनारस हो गया है। लेकिन मैं 5 साल पहले की बात कर रहा हूँ। आप में से कोई अगर उस स्टेशन कैंट की ही देख लीजिए, कैंट पे कितनी काया पलट हो गई। लेकिन मड़ुआडीह तो छोटा स्टेशन था। 4 साल पहले अगर किसी को याद हो, कोई गया हो, तो उस पर ये जो मशीन से चलने वाला जो एस्केलेटर बोलते हैं वो लग गया था कि नहीं लग गया था? आपने कभी कल्पना किया था कि पूरे देश में, मैं स्वयं रेलवे मंत्रालय देखता था प्रधानमंत्री कार्यालय में,
वहाँ जो चेयरमैन थे आके बताया कि साहब पूरे देश में पहला एस्केलेटर जो है वो हम मड़ुआडीह में लगा रहे हैं। तो सोचिए आप कितने भाग्यशाली हो, कितने भाग्यशाली हो कि पूरे देश में, और अधिकारी तो प्रधानमंत्री का क्षेत्र है, प्रधानमंत्री का एक जिला है, तो कौन नहीं चाहेगा यश लेना कि साहब इस देश हम जो है एक बढ़िया, या तो आप ये जो आपकी फास्ट ट्रेन चलती है, जो तेज ट्रेन चलने वाली जो 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 वाहन हाई स्पीड जो ट्रेन शुरू हुई है, वंदे भारत ट्रेन, इस तरह की ये पहली ट्रेन थी। तो दिल्ली में हर अधिकारी, हर विभाग, हर मंत्री के मन में होता है कि कुछ भी अच्छा हो तो पहले प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र में होना चाहिए। कितनी बड़ी बात है, सोचिए आपको बैठे बैठे बिना कुछ कहे, बिना कुछ आपको मालूम भी नहीं पड़ता है, और देश की सबसे अच्छी चीज़ आकर के बनारस में लग जाती है। मित्रों, इस मौके को, इस चांस को कोई गंवाना चाहेगा? और वो प्रधानमंत्री जब आपकी तरफ देख रहा है तो हमारा भी कर्तव्य होता है कि उनके हाथों को हम मजबूत करें। अगर हम ये सीट नहीं जीतेंगे, अगर भाजपा की 8 सीट, हमारे जो 8 सीटें पहले थी, कोई बढ़ा के हम तो दे नहीं रहे हैं, जितनी थी उतनी ही दे रहे हैं भाई। तो अब उतना भी हम ना दे पाएँ तो हम मुंह कैसे दिखाएंगे प्रधानमंत्री जी को या भारतीय जनता पार्टी को, जिन्होंने इतनी चिंता बनारस की किया। और वो कहते भी हैं कि भाई बनारस का ध्यान रखिए, बनारस का ध्यान रखिए, शर्माते नहीं हैं इस बात में। इसलिए नहीं कि मात्र कि ये उनका क्षेत्र है, इसलिए कि बनारस एक पुरातन नगरी है, भगवान भोलेनाथ की, भगवान विश्वनाथ की, विश्वेश्वर की नगरी है। यहाँ अगर उत्कृष्ट नहीं होगा, यहाँ सर्वश्रेष्ठ नहीं होगा तो कहाँ होगा भाई? पूरी दुनिया का जो नियंता है, पूरी दुनिया का जो मालिक है, उसके क्षेत्र में अगर श्रेष्ठ चीज़ें नहीं लगेंगी तो और कहाँ लगेंगी? और यही कारण था मित्रों, मैं उसका साक्षी रहा हूँ, मैं स्वयं उनके साथ खड़ा था कि 2014-15 में जब स्वच्छ भारत का अभियान चलाया गया तो स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी ने आकर के काशी की गलियों की सफाई करने के लिए स्वयं झाड़ू हाथ में उठाया था कि नहीं उठाया? आप लोगों को याद होगा। तो शुरुआत वहीं से। तो ऐसा मौका, ऐसा प्रधानमंत्री आपको मिला है, ऐसा दिव्य संयोग अपने को मिला है। इस मौके को देखिए, हम कई बार पूर्वांचल में हमारी गलतियां कैसे होती हैं कि हमारी उम्मीदें बड़ी कम हो गई हैं। हमारा सड़क टूटी हो चल जाता है, बिजली नहीं आती हो चल जाता है, अस्पताल में कोई डॉक्टर नहीं है, गाय भैंस बैठे हैं तो भी चल जाता है। कब तक चलाएंगे भाई? हम ऐसे नेता, हम इसीलिए हमको ये सब स्वीकार करना पड़ा कि हमने राजनीतिक रूप से गलत निर्णय लिए। पीछे हमने पहले की जो सरकारें चुनी, उनको हमारे विकास की, हमारे सुख की, हमारे खुशहाली की, हमारे बच्चों की पढ़ाई की, हमारे बच्चों के इलाज की, उनको कोई चिंता नहीं थी। एक बार आपने चुन के उनको भेज दिया, जाके लखनऊ बैठ गए, फिर अपनी बिल्डिंग बनाने लगते हैं, अपना स्कूल अपने परिवार की थी, अपना पॉकेट भरने की थी, अपने कुनबे की थी, अपने लोगों को सशक्त करने की थी। आम आदमी की अगर अपने बिरादरी को भैया, ये तो बहुत अच्छा बात आपने याद कराया हमको। हमारे गांव में उस बिरादरी के लोग भी हैं, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, तो हमारे घर से बड़ा अच्छा जीवन संबंध है। हम सब लोगों का होता ही है, गांव में ऐसा जीवन ही होता है। लोग आते हैं, हर जाति के लोग, पिछड़े हों चाहे अनुसूचित हों, सभी लोग आते हैं। तो एक दिन हमने मजाक किया, उस समय की मैं बात कर रहा हूँ, 5 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ। तो हमने एक हमारे घर से जुड़े हुए एक मित्र हैं, तो उनसे हमने कहा कि आजकल तो भाई साहब आप लोगों की बड़ी चांदी है, आपकी सरकार है। हमारे पहले वाली जो सरकार थी, आप समझ ही रहे हैं हम क्या कर रहे हैं। तो हमने कहा आजकल तो आप लोगों की बड़ी चलती है, बड़ी चांदी है। तो कहे कैसा भाई साहब? हमने कहा अरे आपकी सरकार है, क्या आपका तो बड़ा आजकल वो है। अरे भाई साहब हमारी हालत आप देख ही रहे हैं, जैसा मैं पहले था वैसा ही अब भी हूँ। और हम ही नहीं, आप चल के अपने गांव में बाकी यादव बस्ती में आ जाइए, आप देख लीजिए कि किसी के सेहत में कोई फ़र्क पड़ा है क्या? नहीं पड़ा था। और उन्होंने कहा, और फिर हमने उसकी थियरी, उसकी बात सुनी, आप सुनने लायक बात है। तो हमने कहा नहीं, ऐसा माना जाता है कि आप लोगों की सरकार है, आप लोगों का बड़ा भला होगा। कह रहे नहीं, वो तो खाली अपने वो 2-3 ज़िले हैं ना, उन्हीं का भला करते हैं। तो 2-3 ज़िले पश्चिम वाले। तो एक बार अभी 4 महीने पहले
मुझे संजोग मिला पश्चिम भी जाने का, तो मेरे मन में पश्चिम का कार्यक्रम लग रहा था। तो मैंने कहा कि ऐसा है कि अब उसी ज़िले में चलते हैं जहाँ हमारे लोगों ने कहा था कि कहीं वहीं काम हुआ है। तो हम इटावा गए। इटावा के लोगों से पूछा कि भाई आप लोगों की बड़ी चांदी होगी, आपके यहाँ के सरकार है, और एक बार नहीं 4-4 बार आपके यहाँ से तो सरकार चलती थी। तो वो लोग भी कहे कि अरे भाई साहब क्या बात करते हैं, वो अपने खाली गांव में ही करते हैं, जिले में भी नहीं करते हैं, समझे। और आपको विश्वास न हो तो चलिए हमारी गाड़ी में, अकेले हम आपको अपनी गाड़ी में इटावा घुमा देते हैं। तो उसने घुमाया। मानोगे नहीं आप, इतनी इटावा की हालत ख़राब थी वहाँ, मतलब लग ही नहीं रहा था कि यहाँ के लोग, इटावा ज़िले के लोग 4-4 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनकर के शासन चलाए। इतनी हालत खराब। और उसके ऊपर सुनिए, उसके ऊपर चलते चलते एक महिला मिल गई। तो उसने कहा कि भाई, उसने रोका ज़बरदस्ती हम लोगों को, और चूँकि हम भाजपा के उपाध्यक्ष हैं, वो भाजपा की एक कार्यकर्ता थी, तो उसने अपना अधिकार समझ करके हमारी गाड़ी को रोका और कही कि भाई साहब थोड़ा सा हमको समय दे। हम कहे ठीक है बहन जी बताइए क्या है। तो उसने कहा कि यहाँ ये हमारा प्लाट था, उसको इन लोगों ने कब्जा कर लिया। हम कहा ऐसे कैसे हो सकता है भाई कि तुम्हारा प्लाट है, तुम्हारा कैसे कब्जा कर लेगा। मानोगी नहीं आप, वो महिला रोने लगी, और व्यापारी वर्ग की, गुप्ता या कुछ ऐसे परिवार की महिला थी, बोली कि हमारा ये पुश्तैनी घर है, उसके बगल में हमारा प्लाट है, और हमको इस तरह से दबाव दिया जा रहा है, इस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है कि मैं औने पौने दाम में अपना प्लाट जो है इन लोगों को दे दूं। और इतना ही नहीं, मैं आनाकानी कर रही थी तो इधर उधर से करके हमारे ऊपर केस भी करवा दिया है। तो भाई साहब हमको केस में से बचाइए। उसने यहाँ तक कह डाला रोते रोते कि भले ही मेरा प्लाट चला जाए लेकिन पुलिस थाने से हमको बचा लीजिए। ये स्थिति इन लोगों ने वहाँ के करके रखा। पार्टी का वही ट्रेंड था। आजम खान भी एक तो सामान्य व्यक्ति का विकास नहीं करना, सामान्य व्यक्ति की चिंता नहीं करनी, खाली अपने घर अपने परिवार की चिंता करना, और जिसका खाली प्लाट दिखे उसको कब्जिया लेना। जिसका दूसरा आदमी नौकरी में भर्ती लायक करने लायक है, लेकिन वो अगर उस जाति का नहीं है, उस कुनबे का नहीं है, तो उसकी भर्ती नहीं होगी। हम लोग प्रयाग में पढ़ते थे, मैं स्वयं प्रतियोगिता परीक्षा दे करके भर्ती हुआ। हमारे साथ कई पढ़ने वाले लड़के ऐसे थे कि जब हम लोग परीक्षा दे करके निकलते थे परीक्षा हाल से, हमारे ही साथ पढ़े हुए बहुत से लड़के कोई एसडीएम बन गया, हम आईएएस बन गए, संयोग की बात है। लेकिन जब हम लोग परीक्षा दे करके निकलते थे और जब 2-3 विद्यार्थी इकट्ठा होते थे परीक्षा देने वाले, उसने वो पूछा कि क्या लिखा है, हमने बताया क्या लिखा, उसने बताया क्या लिखा, तो वहीं हम लोग फैसला कर लेते थे कि इस बार होना है, बेड़ा पार होना है कि नहीं होना है। इतनी पारदर्शिता थी। और हम लोग जो सोचते थे, एक हमारा मित्र मिला, आप घर के हैं इसलिए बता रहा हूँ, एक हमारा मित्र अभी लखनऊ में आए थे मिलने, बहुत दिन बाद, विद्यार्थी जीवन के बाद पहली बार आए मिलने। तो कहे कि आपको याद नहीं होगा कि जब आप आईएएस की परीक्षा दे करके प्रयाग के लोक सेवा आयोग के भवन से निकले तो मैं आपको मिलने आया था, ऐसे ही उत्सुकता बस आपसे मिलने आया था, और आपसे मैंने पूछा कि भैया कैसा हुआ है पेपर। तो आपने कहा ठीक हुआ है, हो जाएगा। उसने कहा कि आपका ये शब्द था 30-40 साल पहले का, उसको शब्द याद था। तो इतना आत्मविश्वास हम लोगों को होता था विद्यार्थियों को, क्योंकि बहुत ईमानदारी से कापियाँ जचती थी, बड़ी पारदर्शिता से परीक्षाएं होती थी। इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने उसी लोक सेवा आयोग को जिसमें परीक्षा दे करके मैं निकलता था, उसी को इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया कि अंत में हाई कोर्ट को उसके अध्यक्ष को बर्खास्त करना पड़ा था। इस तरह की शासन व्यवस्था मित्रों इस राज्य में चली है। अच्छा हुआ आपने इस विषय को याद कराया। तो हमने जो 5 साल में सुधार किया है, कानून व्यवस्था की स्थिति तो दिखती है, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको हमको दिखती नहीं है, पीछे से जो इन्होंने नुकसान किया है। रोड रास्ता खराब हो तो दिख जाता है, लेकिन ये जो हमारे समाज की रचना को इन्होंने नुकसान पहुंचाया था, वो हमें कई बार खुली आंख से नहीं दिखता है, समझाना पड़ता है। लेकिन इतना ज़्यादा जहर समाज में और राजनीतिक जीवन में, प्रशासन में ये लोग फैला के गए हैं कि फिर से उस गंदगी में हमें अपने राज्य को नहीं जाने देना है। अगर हम अपने बच्चों का भला चाहते हैं, अगर हम अच्छा भविष्य, अच्छा विकास चाहते हैं, तो हमें भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई विकल्प नहीं है। ये एकदम गांठ बांध करके
अब उसे जिताने के लिए हमें निकल पड़ना है। अब असली बात, आखिरी बात ये मैं कह रहा हूँ कि आप सब मानते हैं, आप सब मानेंगे। किसी ने कहा हमको कल कि भाई साहब इस बार के इलेक्शन में तो जनता हमसे आगे चल रही है, भारतीय जनता पार्टी से आगे चल रही है, उम्मीदवार से भी कई बार आगे चल रही है। जनता चाहती है जिताना, आप लोग पहुंच नहीं पा रहे हो जनता को पर्ची देने, जनता को सिंबल पहुंचाने। एक हमारा क्षेत्र ऐसा आ गया है कि वहाँ कमल वाले तो सब तैयार हैं कमल को देने के लिए, लेकिन संजोग की बात है कि वहाँ इस बार सिंबल जो है कमल नहीं कप प्लेट है, अपना दल का। तो वहाँ का आदमी आया था तो बोला कि जनता तो तैयार है जिताने के लिए, लेकिन उसको बताना पड़ेगा ना कि भाई कमल पे नहीं कप प्लेट पे मारना है इस बार। वही वोट, वही जनता, वही गठबंधन, लेकिन समझाना पड़ता है। तो यहाँ भी लोगों को सक्रिय होकर कमल के लिए, माननीय अवधेश सिंह जी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए आप लोग निकल पड़िए। बस 5 दिन का खेल है, 6 दिन का खेला है, इसमें हमें कहीं ढीला नहीं पड़ना है, चूकना नहीं है। और ये भी मानने की भूल मत करिए कि राजनीतिक लड़ाई कोई आसान होती है। राजनीतिक लड़ाई हमेशा चुनौतीपूर्ण होती है। हमें हमेशा सजग रहना चाहिए, अपनी पूरी मेहनत करनी चाहिए जितनी हो सके। बाकी आपके सहयोग से इसमें मुझे पूरी तसल्ली है, पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी और कमल जीत के आ रहा है और माननीय अवधेश सिंह जी हमारे विधायक चुने जा रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतने कम समय में चाचा जी ने और उनके परिवार ने और बच्चों ने और माननीय हमारे मंत्री जी ने, शर्मा जी ने, पोद्दार जी ने और शिवानंद जी ने, रवि ने इतनी कम समय में इतना बढ़िया एक सभा गोष्ठी कराई और हमको ही अपने परिवार से एक तरह से मिलवाया, मुझे जो नहीं मालूम था। इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप सबके चरणों में खूब खूब प्रणाम, धन्यवाद।